बीते गुरुवार को राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में आए थे। वहाँ उन्होंने विजय दिवस के उपलक्ष्य में जनता को संबोधित किया, जनसभा को संबोधित किया। अब जनसभा को संबोधित करने के बाद वहाँ पर वो जनता से कितने कनेक्ट हो पाए, उत्तराखंड की जनता को क्या रोड मैप दिखा के गए प्रदेश के विकास के लिए, और साथ में कार्यकर्ताओं को क्या गुरु मंत्र या क्या ऐसा मंत्र देके गए हैं जिससे कि वो 2022 के चुनाव के लिए तैयार रहे, और क्या क्या करना है, उन्हें क्या बता के गए। ये सभी सवालों के जवाब आज हम हमारे क्षेत्र के, काशीपुर क्षेत्र के कद्दावर नेता और एक मुख्य अधिवक्ता भी हैं और 2 बार के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो आज हम अपने फेस टू फेस कार्यक्रम में सबसे पहले उनसे इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार आपका, और जो मेरे साथी सुन रहे हैं उन सब लोगों को मेरा प्रणाम और आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, परेड ग्राउंड में राहुल गांधी जी आए, विजय दिवस के उसमें उन्होंने काम वहाँ पर जनता को संबोधित किया। क्या आप मानते हैं कि वो जनता को कहीं अपने से कनेक्ट करके गए हैं? देखिए, राहुल जी का विजय सम्मान दिवस पर आना ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विजय सम्मान दिवस में उन्होंने उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने इस भूखंड का भूगोल बदल दिया। पाकिस्तान पाकिस्तान हम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान भूगोल किसने बदला? इंदिरा जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। ये हमारे उन वीरों के साहस की कहानी को विजय सम्मान दिवस के रूप में मनाने के लिए राहुल जी आए और हम लोगों को इसमें भागीदारी करने का सौभाग्य मिला। ये हम लोगों के लिए सम्मान की बात है, और साथ साथ में उत्तराखंड के वीर जवानों के लिए और जिन लोगों ने शहादत दी है उनको नमन करने का एक बहुत बढ़िया मौका था। उन्होंने इस दौरान जन आंदोलन के रूप में उत्तराखंड के लोगों को एक आह्वान किया कि उत्तराखंड के लोग इतने मजबूत और इतने सशक्त हैं कि वो भले ही अपना लहू बहा दें, लेकिन इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए हर समय सक्षम है। सर, अभी आपने एकता और अखंडता की बात करी। काशीपुर कांग्रेस और प्रदेश की कांग्रेस में लगातार टूट देखी गई है, वहाँ कहीं एकता और अखंडता नहीं है। क्या राहुल गांधी के इस दौरे से कांग्रेस में एकता और अखंडता कहीं दिखाई देगी आने वाले समय में? देखिए, मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस के जो विचारों से प्रभावित लोग हैं उनमें कभी टूट की कोई मुझे गुंजाइश नज़र नहीं आती है। टूट की बात वो लोग करते हैं जो विचारधारा से अलग हटकर स्वार्थपूर्वक लोग होते हैं, जिनकी जो संख्या है वो नगण्य है। हो सकता है कभी कभी वो नगण्य लोग हावी हो जाते हैं, जयचंद हर जगह होते हैं, लेकिन ये दरअसल में हम लोगों को ये समझना चाहिए, एक विचारधारा की लड़ाई है, ये एक गरीबों की लड़ाई है, ये देश की एकता अखंडता की लड़ाई है। इस देश के अभी राहुल जी का जो संदेश था वो संदेश बड़ा साफ था कि यह देश तभी मजबूत होगा जब इस देश के नौजवान आम नागरिक मजबूत होंगे। तो ये देश के नौजवानों को और आम नागरिकों को मजबूत करने की लड़ाई है। तो उस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी बराबर भागीदारी कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में ऐसी टूट फूट होती है। सर, इस रैली में जो जनता सुनना चाहती थी कि महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पर, पलायन पर राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे, पर वो उस पर कुछ बोल के नहीं गए। क्या कहेंगे सर? ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोले। उन्होंने कहा कि देश की जनता पर बेशुमार टैक्स लगाए जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, रसोई गैस महंगी, खाने की चीज़ें महंगी, इस विषय पर उन्होंने बात करी। पलायन के विषय पर उन्होंने बात करी कि बेरोजगारी को ख़त्म करना है। आज उत्तराखंड नंबर 2 पर है हिंदुस्तान में बेरोजगार को। यहाँ की जवानी बिल्कुल खाली पड़ी है। तो उस विषय पर उन्होंने बात करी कि हमें रोज़गार देना है। उन्होंने इस विषय पर भावार्थ को इसको निकालिए कि उन्होंने कहा कि देश के आदमी को मजबूत करना है,
तो उन्होंने हर विषय को छुआ है। उसको बस हम कार्यकर्ताओं को जनमानस तक पहुंचाने की ज़रूरत है और उन्होंने हर तरीके का संदेश अपने सूक्ष्म भाषण में अपना लगाव तक की बातें स्पष्ट करी। सर, तो क्या आने वाले समय में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने वहाँ पर उसका बात करी है और आपने भी कहा टैक्सेस वगैरह है, तो कॉरपोरेट घरानों पर लगातार बीजेपी पर आप हमलावर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के टाइम पर कॉरपोरेट को आप लोग उतना महत्व नहीं देते थे? आपके टाइम पे भी महत्व दिया जाता था। अगर आज महत्व दिया जा रहा है तो कांग्रेस क्यों परेशान है? देखिए, आपको शुरू से भारत का इतिहास देखना पड़ेगा। देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी ने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर पे दिया और कहा कि भाई जब तक हम लोगों के पास अन्न नहीं होगा तब तक हम लोगों का देश सरवाइव नहीं कर सकता। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, तो ये जो एक व्यवस्था थी उस व्यवस्था को चलाने के लिए नेहरू जी के ज़माने से एक जो वो थी मिक्स इकोनॉमी, उसको बढ़ावा दिया। मिक्स इकोनॉमी में बड़े बड़े इंडस्ट्री भी लगाई गई, भिलाई हो, तमाम तरह के भाखड़ा डाम हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया और इंडस्ट्री सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में ज़रूर डेवलप हुआ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गरीब पीपल। गरीबों की कीमत पर वो इंडस्ट्री सेक्टर उन्होंने डेवलप नहीं होने दिया और उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपना मजबूत किया। सर, प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, हमारे द्वारा विकास हुआ है, 5 सालों में जो विकास हुआ, कांग्रेस जो ये जनता को भ्रमित कर रही है। पर देखने में ये आया है कि सर, जब आप अभी किसानों की बात कर रहे हैं तो तराई क्षेत्र की जितनी के चीनी की मिलें थी उनको बंद कर दी गई, गन्ना तराई में बहुत कम पैदावार होने लगा, तो इसे आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या आप दोष मुक्त किसे करते हैं? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देश की आज़ादी के बाद नेहरू जी ने बाजपुर इतनी बड़ी शुगर फैक्ट्री लगाई, काशीपुर शुगर फैक्ट्री चलती, नादेई शिकर बनती, सितारागंज, किछा, तमाम शुगर फैक्ट्रियाँ चलती थी। किसानों की कैश क्रॉप शुगर कैन हुआ करती थी। किसानों ने गन्ने की उस पर अपने को मजबूत किया और अपने आर्थिक स्तर को उन्होंने मजबूती प्राप्त करने की कोशिश की। आज की सरकार विकास की बातें करती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज आप काशीपुर में रहते हैं, काशीपुर में विकास का एक चिन्ह बता दीजिए, एक ईंट बता दीजिए कि ये विकास के लिए लगी। आप वो कहते हैं कि हमने 70,000 लोगों को नौकरी दे दी, 7 लाख लोगों को नौकरी कर दी। एक विधानसभा में अगर उनकी गणना देखेंगे 70,000 आएगी और काशीपुर के आप 10 लोग ला के दे दीजिए कि मुझको नौकरी लगी है। तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये जुमलेबाजों की सरकार है और फिर वो देश प्रदेश की जनता को गुमराह करने का एक प्रयास कर रहे हैं और एक नकारात्मक रवैया। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, कोई डेवलपमेंट नहीं है, जीरो। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए, जीरो। किसान एक साल तक पड़े रहे, 700 किसानों की मृत्यु हो गई, कोई कुछ नहीं कर पाए। आप इंडस्ट्री सेक्टर में देखिए, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के द्वारा SC स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे, राहतें दी थी, वो सब खत्म हो गई। अब इंडस्ट्री सेक्टर भाग रहा है। रामनगर रोड में देखिए, डेल्टा फैक्ट्री में 7,000 कार्यकर्ता लगभग कार्य करते थे, ख़त्म हो गई फैक्ट्री, वो लोग बेरोजगार हो गए। महुआ खेड़ा की 3/4 फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो गिरावट का तो पैमाना है, दिख रहा है आंखों के सामने, पर आप ये नहीं बता सकते। मैं तो आपको उंगलियों में गिना रहा हूँ कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। इतना किसानों का 50 किलो का जो कट्टा यूरिया का होता था, 5 किलो उन्होंने चोरी करना चालू कर दिया। तो ये चीज़ें जो हैं, टैक्स हो गए, डीजल में, पेट्रोल, रसोई गैस, किस सेक्टर में आप बात करेंगे? आप एक सेक्टर ऐसा नहीं बता सकते कि उन्होंने देश की प्रगति में सहायक हुए हों या नौजवानों को रोज़गार, महंगाई से राहत, इस तरह की कोई सुविधा वो दे पाए हों। सर, भाजपा का तो लगातार ये कहना है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो सोर्स ऑफ इनकम भी लोगों की बढ़ गई है। नहीं, हमको बताए ना किस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम। जब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लिक्विडिटी ऑफ मार्केट, लिक्विडिटी ऑफ मनी मार्केट से ख़त्म हो गई, व्यापारी की 3-3, 4-4 बजे तक कोई बिक्री नहीं होती है, वो बैठा है। जब पैसा नहीं है लोगों के पास तो कैसे, किस तरीके से सोर्स बढ़ जाएगा? पैसा
सोर्स इनकम बढ़ने का बेसिक कारण होता है लिक्विडिटी मार्केट में हो, पैसे का रोटेशन बहुत तेज़ी से हो। जब तक वो नहीं होगा कहाँ से लोगों की कमाई देगी? सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जा रही, सार्वजनिक उपकरण की चीज़ें सब बेची जा रही हैं। तो ये सिर्फ नारे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी की आमदनी बढ़ी होगी। किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे तो कहीं आमदनी नहीं बढ़ी है। सर, अभी आप बात कर रहे थे बेरोजगारी की, पर अभी हाल ही में CMI की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट पर तो वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमने 7 लाख रोजगार दिए हैं। क्या कहेंगे सर? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आपसे पहले कहा मैंने 70,000 रोजगार काशीपुर विधानसभा में मिलने चाहिए थे। अगर उसी को देखेंगे आप तो कहाँ मिला? आप 70 की बात दौड़िए, आप 17 नहीं गिना सकते। तो आपका कहने का इनडायरेक्ट वे में यही मतलब है कि भाजपा सरकार, जो वर्तमान भाजपा सरकार है, वो जनता को भ्रमित कर रही है। निश्चित रूप से जुमलेबाजों की सरकार है। कभी 15 लाख दे के, कभी उसने कहा इनकम टैक्स में हम रियायत देंगे, कभी उन्होंने कहा कि पेट्रोल हम सस्ता करेंगे, ढोल ढमाऊ लेकर के वो झुंझुने लेके उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता डांस करने लगे थे। कभी कहने लगे हम दालों के दाम कम करेंगे, कभी कहने लगे हम सुंदर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक करेंगे। आज कहाँ है? कोई व्यवस्था नहीं है। इंडस्ट्री सेक्टर चौपट, एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर चौपट, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो बने हुए थे काशीपुर के, ख़त्म। आज काशीपुर कहाँ है? कहाँ था? सुनहरा काशीपुर था, चमकता हुआ सितारा था हिंदुस्तान का काशीपुर, आज ख़त्म हो गया। बड़ी सर, आप अधिवक्ता है और अभी हाल में ही आपने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से चरमराई हुई है। आप अधिवक्ता होते हुए इससे किस रूप में देखते हैं? नेता और अधिवक्ता का अगर समन्वय करें तो आप इसे कैसे देखते हैं कि प्रदेश के अंदर अभी जो कानून व्यवस्था वो कैसी है? देखिए, कानून व्यवस्था पे हर आदमी के जहन में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, न सिर्फ उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान में प्रश्न चिन्ह लग चुका। जब एक इंडस्ट्री सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में आदमी के दिमाग में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के व्यवस्था पर प्रश्न लग जाता है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं चरमा जाती हैं। तो आज वो व्यवस्थाएं ख़त्म हो गई हैं। आप रेप देखिए, आप मारपीट देखिए, आप बलात्कार देखिए, आज मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, आप MLA को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज किसानों को मारने वाले मंत्री देश का गृह मंत्री, तो बड़ी विचित्र स्थिति है। आपके हिसाब से कुल कहें तो कानून व्यवस्था देश के अंदर ही पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है? बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। लड़कियों के साथ रेप, मारपीट, डर का वातावरण, ये खतरनाक चीज़ें हैं। ये देश के लिए, विकास के लिए बाधक है। एक सामंजस्य का वातावरण जब तक स्थापित नहीं होगा, देश का विकास भी नहीं होगा। सर, अभी हाल में राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी जी के बाद मोदी जी को यहाँ आना था, पहले 20 तारीख फिर 24 तारीख, इस तरीके से पोस्टपोन होती गई। समाज के अंदर एक मैसेज जा रहा है, जनता के बीच एक मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी के बाद शायद भाजपा ज़्यादा सतर्क हो गई है और सतर्क होने की वजह से मोदी जी कुछ प्लान करके तभी उत्तराखंड का कुमाऊं का दौरा करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से भय से पीड़ित है वो। भारतीय जनता पार्टी भय से पीड़ित है और अपने भय को छिपाने के लिए वो तरह तरह के उल्टे सीधे नारों का प्रयोग कर रही है, तरह तरह की अफवाहें फैलाने का प्रयोग कर रही है। और आज जनता के सामने जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, आज जनता के सामने उनको निगाह मिलाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो उसको वो करने के लिए अपने प्रोग्राम बदल रहे हैं, कभी इधर का बहाना कभी उधर का बहाना लेके चल रहे हैं। सर, कल JP नड्डा ने भी वहाँ पर रैली करी और उस रैली को देखकर वो बड़े गदगद हुए और फिर एक नारा दिया कि इस बार 60 के पार। क्या देखते हैं और क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? 60 तो नहीं, बस 7 पार कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है। जो जनता पीड़ित है कोरोना काल से लेके, बेरोजगारी से लेके, महंगाई से लेके, एग्रीकल्चर किसानों की समस्याओं से लेकर के, कौन सुखी है? कौन सुखी है? पहले देश सुखी होता था, आज सवाल उठ रहा है कि कौन सुखी है। कोई आदमी सुखी नहीं दिखाई दे रहा, परेशान दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में 7 पार भी कर जाएं तो ये गनीमत है। सर, अभी आपने कहा कि 7 पार कर जाएं, अभी उनकी 57 थी और 2017 के मैनिफेस्टो को देखते हुए जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत भी दिया।
क्या आप मानते हैं 2017 का जो उनका मैनिफेस्टो था उस पर वो खरी उतरी है? कहाँ खरी उतरी? महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम हुई, किस चीज़ में वो खरे उतरे? सिर्फ अफवाहें फैलाने में, सिर्फ वातावरण को दूषित करने में, इसी में खरे उतरे हैं वो। सर 2017 से लेकर अब तक 3 मुख्यमंत्री भी इन्होंने बदल दिए। इसके पीछे क्या डर था या क्या ऐसी वजह रही जिससे कि उनको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े? उनका जो मुख्य उद्देश्य था मुख्यमंत्री का, कोई भी मुख्यमंत्री उनका परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है। कांग्रेस के राज में 3 मुख्यमंत्री हुए, तीनों ने परफॉर्मेंस दी। अगर बहुगुणा जी को, नारायण दत्त तिवारी की परफॉर्मेंस पूरा हिंदुस्तान याद करता है। अगर हरीश रावत जी की परफॉर्मेंस को पूरा प्रदेश याद करता है, कितने झंझावात, कितनी तूफानों को झेलते हुए वीर की तरह उत्तराखंड के मस्तक को ऊंचा किए रखा, ये भी हम लोगों के लिए स्वाभिमान की बात है। उत्तराखंड की ढोल ढमाऊ से लेकर दाल पानी सब चीज़ों को उन्होंने प्रमोट किया, वो भी हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। नवयुवकों को रोज़गार की बात करी, ये भी हम लोगों के लिए रोज़गार की बात है। तो इसके विपरीत जो आपने त्रिवेंद्र सिंह के कार्यकाल में एक परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, प्रजातंत्र खत्म हो गया था, अफसरों का राज हो गया था, तमाम चीज़ें हो गई थी। जब उस परफॉर्मेंस को वो नहीं दिखा पाए तो उन्होंने सोचा शायद नेक्स्ट चेहरा हम दें तो हम लोगों को बहाना मिल जाए। इसके बाद तीरथ सिंह रावत जी का नंबर आया। तीरथ सिंह रावत जी और अपने महान निकले हैं, उन्होंने रहा सहा वो ख़त्म कर दिया। उनके सामने समस्या हो गई थी, अगर इस्तीफा दे के चुनाव भी लड़ते हैं कहीं से तो जीत पाए कि नहीं जीत पाए, फिर वो ख़त्म कर दिया। तीसरा फिर ले आए कि उसने कहा नहीं भाई नौजवान है ये है वो, लेकिन सवाल ये है कि नौजवान विचारों से होता है। सर नौजवान होने के बाद वो मुख्यमंत्री जो आए वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं प्रदेश के विकास के लिए, तो क्या वो उचित है? मेरे ख्याल से बिल्कुल अनुचित है। घोषणाओं से क्या होगा? घोषणा तो 15 लाख की भी की थी, घोषणा तो तमाम इन्होंने करी हैं, कुछ हुआ? तो ये घोषणाएं कागजी घोषणाएं हैं। इन घोषणाओं को महीने भर में आचार संहिता लग जाएगी, फिर कह देंगे आचार संहिता लग गई, हम काम नहीं कर पाए और हमारी एक योजना है इसको हम धरातल में लाएंगे। तो ये सिर्फ घोषणाएं, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। सर मेरा सवाल वही है कि केजरीवाल जी अभी हाल ही में आए थे और 6 जिला बनाने के साथ साथ महिलाओं को 1000 रुपये की महीना आर्थिक सहायता के लिए घोषणा कर गारंटी दे के गए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? और हरीश रावत जी के टाइम पर भी ये चल रही थी योजनाएं, शायद जनता को पता नहीं है या जनता ने इसका लाभ नहीं मिला या आप जनता तक इस बात को नहीं पहुंचा पाए, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिला बनाने की बात परिवर्तन रैली में हरीश रावत जी स्पष्ट कर गए कि काशीपुर सबसे पहले जिला बनेगा। दूसरी चीज़, काशीपुर का डेवलपमेंट की बात का एक वो आईना का परिवर्तन रैली में रख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलप काशीपुर होगा, फिर सुनहरे दिन आएंगे, फिर बाहर आई। रही केजरीवाल जी की बातें, केजरीवाल जी ने दिल्ली में क्या किया? आज उनके मोहल्ला क्लिनिक पीड़ित पड़े हुए हैं। आज जरा सी आपदा आई कोरोना की, ऑक्सीजन नहीं थी, बेसिक चीज़ नहीं थी, तो कोई चीज़ तो वहाँ थी नहीं। मेडिकल में उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को हम दिल्ली के लोग नहीं ले सकते। क्या करेंगे वो? उन लोगों का छोटा सा वो इंडस्ट्री, वो व्यापार का क्षेत्र है, उसके बाद भी इतना टैक्स मिलने के बाद भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाया। जो शीला दीक्षित जी, हमारी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी कर गई थी, उसके बाद कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है? कभी एक आध के फ्लाईओवर बन गया तो बन गया, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। शिक्षा के क्षेत्र में उन 2 स्कूलों को जोड़ के एक स्कूल बना के उन्होंने अपनी उपलब्धि बनाने की बात करी है। कोई नया स्कूल, कोई नया डिग्री कॉलेज, कोई नया अस्पताल, वही ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट, वही सफदरजंग हॉस्पिटल, वही रामलला, किसी नए हॉस्पिटल का नाम तो बताइए आप कि ये उन्होंने खोल दिया। तो ये वादों का क्या है? ये कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सर कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी लगातार घोषणाओं पे घोषणाएं कर रही हैं। कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई घोषणा नहीं आई है। आप लोगों का या कांग्रेस का क्या मानना है कि अगर जनता वहाँ से त्रस्त है तो हमारे पास आ जाएगी और हमारे पास से त्रस्त है तो वहाँ चली जाएगी? कांग्रेस घोषणाओं से ज़्यादा काम पर विश्वास करती है। और मैं ज़्यादा नहीं कहता, काशीपुर ही आपके सामने एक आईना है।
काशीपुर में स्टेडियम, पॉलिटेक्निक, ITI, डिग्री कॉलेज, सरकारी अस्पताल का वृद्ध रूप, इंडस्ट्री सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना और IIM लाना, ये तमाम उपलब्धियां अगर हम गिनाएंगे सुबह से शाम तक तो सुबह से शाम तक हो जाएगी, आप उपलब्धियां ही सुनते रहेंगे। हर सरकार में काशीपुर में कांग्रेस के लिए बहुत काम हुआ है। बीच में तिवारी जी की उपलब्धियां मैंने गिनाई, बाबूराम जी आए, बाबूराम जी ने काशीपुर को कांग्रेस के थे मुख्यमंत्री, काशीपुर को नगर निगम बनाया, काशीपुर में ARTO दफ्तर लाए, काशीपुर में हेलोड्रम बनाया, बन के तैयार है, ये चला नहीं पा रहे हैं। काशीपुर दुर्ना सागर माइनर वर्ल्ड बैंक से बंद कराई, काशीपुर ठाकुर द्वारा सड़क को स्टेट प्लान से टूटी फूटी थी, लोग याद करें, उसको बनाया, काशीपुर मानपुर रोड को बनवाया, मालवा फार्म की सड़क बनवाई, वैशाली कॉलोनी की बनाई, ये सब उपलब्धियाँ, गढ़वाल ब्लॉक की बनाई। अगर मैं गिनाने लगूँ तो ये कवि नगर, गौतम नगर में करोड़ों रुपए के काम किए, तो बहुत उपलब्धियां उस काल में भी हैं। सवाल ये है कि हम लोग काम पर ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय कि ढोल ढमाऊ लेके उसको पीटते रहें कि हमने ये कर दिया। आप 10 फीट सड़क बनाते हैं, 10 पत्थर लगा देते हैं, कभी इस प्लान से, कभी उधर से घुमा के, कभी इधर से घुमा के। तो कांग्रेस ने काम किया है और अब भी हम एक विज़न के तहत कांग्रेस पार्टी एक काशीपुर को डेवलप करने के विज़न के साथ फिर मैदान में उतरेगी। अभी विज़न पत्र भी तैयार हो रहा कांग्रेस का, वो सब चीज़ें जब हो जाएंगी तो वो जनता के सामने आएगी और सबसे बड़ी बात उनका काम सामने आएगा, काम बोलता है। सर मेरा अंतिम सवाल, काशीपुर के अंदर एम्स आना था, सूत्रों से पता चल रहा है कि उसे कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है, और वैसे ही हम कुमाऊं के मुख्य द्वार पर हैं और मुख्य द्वार होने के कारण कई ज़िलों से, कई UP के ज़िले और कई आसपास हमारे जो ज़िले हैं उनसे जुड़े हुए हैं और ये इजी वे टू अप्रोच है, यहाँ पर एम्स बनना बहुत ज़रूरी था। अगर इसे अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है तो आप क्या कहेंगे और काशीपुर में एम्स के लिए सरकार से, वर्तमान सरकार से क्या डिमांड करें? काशीपुर में और एम्स ना आना काशीपुर के जनप्रतिनिधियों का निकम्मापन है, ये निकम्मापन है। फिर कह रहा हूँ मैं, काशीपुर में रेलवे हेड है, काशीपुर कुमाऊं और गढ़वाल का गेटवे है, काशीपुर के पास लैंड है, काशीपुर के पास एक बहुत बड़ा एरिया मरीजों का है जिसके कि एम्स को चलाने में सुविधा और डॉक्टरों को जहाँ सीखने में और उपचार करने में सुविधा होगी। काशीपुर आधे उत्तर प्रदेश को वो देखता है, ठाकुर द्वारा, रामपुर, स्वार, टांडा, मुरादाबाद, इधर आप चले जाइए बाजपुर, रुद्रपुर, इधर चले जाइए आप रानीखेत, अल्मोड़ा, इधर चले जाइए गेट्स एंड मेलचोरी, पंडवा का, तमाम लोग हैं काशीपुर के रास्ते जाते हैं, काशीपुर के रास्ते दिल्ली जाते हैं। काशीपुर में एजुकेशन हब और एम्स टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पे। सर मेरा अंतिम सवाल, 2022 के चुनाव के लिए सभी ने आवेदन किया हुआ है, आपने भी अपनी आवेदन किया हुआ है, क्या उम्मीद है आपको और क्या आशाएं आपकी हैं अभी सरकार पार्टी से? देखिए, हम लोग सामान्य कार्यकर्ता हैं पार्टी के और बहुत ईमानदारी से हम लोग कांग्रेस की सेक्युलर छवि और डेवलपमेंट, विशेष तौर पर डेवलपमेंट की छवि पर हम लोग कायम हैं और निरंतर जहाँ भी हम बैठते हैं कांग्रेस की नीतियों का प्रचार और प्रसार करते हैं और शहर के विस्तारे में आम लोगों को एक विजन बनाते हैं कि इस तरीके से होगा। हम लोग जब इस काम को करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको क्रियान्वयन करने की अपने विचारों को चाहते हैं कि मौका मिले और वो मौका तभी मिल सकता है जब हम विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद करके और वहाँ से प्रभावित ढंग से अपनी योजनाओं को क्षेत्र में लागू कर सकें। और ये तभी संभव है कि जब हम कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ें और चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुँचें। उसके लिए हमने आवेदन किया है। पार्टी जिस किसी को भी चाहेगी, हम ईमानदारी से उन नीतियों को बढ़ाने के लिए, विकास को बढ़ाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में हवा को तेज करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि 2022 काशीपुर कांग्रेस का होगा,
प्रदेश कांग्रेस का होगा और काशीपुर का विकास होगा, विकास के लिए होगा। ये परिवर्तन हमारा सत्ता का परिवर्तन मात्र नहीं होगा, ये विकास के लिए परिवर्तन होगा और काशीपुर एक नए दौर पर फिर प्रवेश करेगा और काशीपुर के लोग अपने को खुशहाल समझेंगे और सुनहरे काशीपुर के में सब लोगों को गौरवान्वित होने का अवसर देंगे कि हम काशीपुर के निवासी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार, आपका धन्यवाद।